एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, अब हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट की। ठीक है, तो लास्ट हमने 2 डेवलपमेंट डिस्कस कर लिया है। हमारा नेक्स्ट डेवलपमेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, लैंग्वेज में क्या है आपका, लैंग्वेज बताइए जो छोटे बेबीज़ होते हैं उन पे धीरे धीरे क्या है, उनकी लैंग्वेज में डेवलपमेंट होता है, नए नए शब्द सीखते हैं, भाषा में उनके इम्प्रूवमेंट आता है, लैंग्वेज फिर वो सेंटेंस बनाने लगते हैं अपने आप, अपनी जो भी उनके मन में होता है उसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। तो वो सब किस में आएगा, हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट में आएगा। ठीक है, ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करने का एक तरीका। ठीक है, एक प्रकार है कम्युनिकेट करने का। ठीक है, स्पोकन है, बोलते हैं हम भाषा में, रिटर्न लिखते हैं, साइन भी यूज़ करते हैं हम, किसी रूल्स एंड रेगुलेशन से बने हुए साइंस भी यूज़ करते हैं, थम्स अप और थम्स डाउन। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट में आते हैं। अब जो हमारा एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के हमारे बेसिक जो एस्पेक्ट्स हैं वो हैं आपके फोनोलॉजी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स और प्रेगमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो फोनोलॉजी क्या है, आपका फोनीम्स है। ठीक है, फोनीम्स क्या होते हैं, साउंड ऑफ लैंग्वेज, चेंज मीनिंग ऑफ वर्ड। ठीक है, फोनीम्स क्या होते हैं, जो भी हमारी लैंग्वेज होती है उसमें जो साउंड निकल के आता है, ठीक है, आपके मीनिंग को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोनोलॉजी बोलते हैं। जैसे पी का साउंड क्या है, फॉ। ठीक है, तो ये क्या है, फोनोलॉजी। ठीक है, फोनोलॉजी का मतलब क्या है, लैंग्वेज का साउंड, किसी भी वर्ड्स का, किसी भी अल्फ़ाबेट का हमारा जो भी साउंड निकल के आ रहा है वो हमारा फोनोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है हमारा, इसको हम मॉर्फीम्स भी बोलते हैं। मॉर्फीम्स का मतलब है कि वर्ड विद मीनिंगफुल रूट वर्ड। ठीक है, मतलब कि जैसे हमारे पास डिसटेस्टफुल है, तो इसके अंदर कितने 3 मीनिंगफुल वर्ड हैं, डिस का मतलब और टेस्ट और फुल। ठीक है, जिन इन तीनों मतलब तीनों वर्ड्स का हम कोई ना कोई मीनिंग निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, आपके मीनिंगफुल वर्ड हैं। ठीक है, डिसटेस्टफुल। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कितने हो गए, 3 मॉर्फीम्स हो गए। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ डिसइंटरेस्ट। ठीक है, अगर मैं लिखूँ डिस इंटरेस्ट, ठीक है, तो इसमें कितने होंगे, इसमें हमारे 2 मीनिंगफुल वर्ड हुए, एक हो गया डिस, एक हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मॉर्फिन्स पाए जाएंगे। ठीक है, फिर इसी के बाद है आपका, तो मॉर्फिन समझ में आ गया, मॉर्फिम्स। उसके बाद है नेक्स्ट है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है, रूल फॉर मेकिंग सेंटेंस। जब भी हम सेंटेंस को बनाने के लिए जो भी हमारे नियम होते हैं, मतलब कि ग्रामर के नियम। ठीक है, सिंटेक्स क्या करता है, हमारे ग्रामर के नियम से चूसता है। जैसे कि माई नेम इज़। ठीक है, तो यहाँ पे इस कहाँ लगेगा, नेम कहाँ लगेगा, माई कहाँ लगेगा, कौन सा आपका टेंस लगेगा, कौन सा आपका हम क्या क्या नियम इसमें यूज़ करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए, तो वो हमारा किस में आएगा, सिंटेक्स में आएगा। ठीक है, सिमेंटिक्स हो गए हमारे, सेंटेंस में वर्ड की मीनिंग को निकाल कर आते हैं। जैसे हम इसमें माई नेम इज़। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा पूरा सेंटेंस है इसमें हर वर्ड की क्या मीनिंग है, माई की मीनिंग क्या है, नेम की मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माई नेम इज़। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसको हम बोलते हैं सीमेंटिक्स। ठीक है, सीमेंटिक्स में सेंटेंस में वर्ड के मीनिंग जो निकल के आते हैं, ओनली डील विद मीनिंग, हम सिर्फ मीनिंग के साथ डील करते हैं। फिर है हमारा प्रेगमेटिक्स। ठीक है, प्रेगमेटिक्स में क्या होता है, ठीक है, फिर है प्रेगमेटिक्स। प्रेगमेटिक्स में क्या है आपका, इसमें आपका आता है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग मतलब कि आपने जो भी सीखा है उसकी प्रैक्टिस करोगे आप। ठीक है, जो भी सीखा है एक्चुअल में यूज़ करते हैं, अलग अलग कंटेक्स्ट में वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी मैं बोलूँ सामने क्या है, डॉगी है। ठीक है, फिर बेबी इसको अलग अलग कि मैम कि बेबी अलग अलग तरीके से उस डॉगी वर्ड को यूज़ करेंगे। वो बोलेंगे कि मम्मा डॉगी भौंक रहा है। ठीक है, या डॉगी जो है आपका खाना खा रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग वर्ड्स को उसको अलग अलग जगह पे यूज़ करते हो। ठीक है, तो यही क्या है आपका, अब ये सब क्या है, हमारा एस्पेक्ट्स है लैंग्वेज डेवलपमेंट के। तो सबसे पहला क्या होगा, फोनोलॉजी हो गया। फोनोलॉजी फोनीम्स है, जैसे कि हर अल्फ़ाबेट्स का हर क्या साउंड निकल के आ रहा है, जैसे के का कॉ। ठीक है, तो ये फोनीम्स हो गए हमारे। फिर मॉर्फीम्स हो गए। मॉर्फीम्स का मतलब है जो आपका रूट वर्ड है। ठीक है, कोई भी शब्द जो बना है उससे क्या मीनिंग निकल के आ रही है। ठीक है, उसके रूट वर्ड से क्या मीनिंग निकल के आ रही है। अगर मैं टेस्ट बोलूँ तो टेस्ट का मतलब क्या है, स्वाद है। ठीक है, और डिसटेस्टफुल बोलूँ तो यानी कि उसका क्या है, स्वाद नहीं है। डिस का मतलब नहीं, टेस्ट का मतलब स्वाद, फुल मतलब पूरा। ठीक है, यानी कि तो इसमें क्या हो गया, 3 मीनिंग्स निकल करके आ रही हैं। तो यहाँ क्या हो गया, 3 मॉर्फीम्स हो गए। ठीक है, सिंटैक्स हो गया। सिंटैक्स हमारा किससे डील करता है, ग्रामर से डील करता है। ठीक है, रूल्स फॉर मेकिंग सेंटेंसेस डील विद ग्रामर। सिमेंटिक्स है, सेंटेंस में वर्ड्स के मीनिंग जो निकल कर आते हैं, ओनली डील्स विद मीनिंग।
वो किसके साथ डील करता है, सिर्फ मीनिंग के साथ डील करता है। ठीक है, प्रैग्मेटिक्स हो गया हमारा लर्निंग बाय डूइंग, हम क्या है चीज़ें कर करके सीख रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जो भी सीखा है एक्चुअल में यूज़ करते हैं, अलग अलग कंटेक्स्ट में वर्ड को इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट के एस्पेक्ट है। अब हमारे पास यूनिट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर 2 यूनिट है, एक है मॉर्फीम्स मीनिंगफुल सबसे छोटा वर्ड, और एक है फोनीम्स। ठीक है, साउंड यूनिट स्मॉलेस्ट। ठीक है, जो सबसे छोटी हमारा अल्फ़ाबेट है उसका क्या साउंड निकल के आ रहा है, जो अभी हमने अभी पढ़ा था फोनोलॉजी और मॉर्फीम्स। इसमें हमारा फोनीम्स क्या है, फोनीम्स का मतलब इसी में यूनिट ऑफ लैंग्वेज है। यूनिट की मेन दो लैंग्वेज की मेन 2 यूनिट है, एक है फोनीम्स। फोनीम्स में क्या आएगा, जैसे साउंड स्मॉल यूनिट स्मॉलेस्ट। ठीक है, सबसे छोटी, जैसे कि CH क्या निकल के आ रहा है, चौ। ठीक है, के का क्या निकल के आ रहा है, कॉ। ठीक है, तो ये क्या है, साउंड है जो हमारे अल्फ़ाबेट से निकल करके आते हैं। तो ये हो गया फोनीम्स। और मॉर्फीम्स आपके हो गए सबसे छोटे वर्ड की मीनिंग। जैसे टेस्ट को हम और फर्दर नहीं तोड़, मीनिंगफुल वर्ड्स में नहीं तोड़ सकते। तोड़ तो सकते हो आप, TAST को अलग अलग कर दो, लेकिन उनकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। हमें मीनिंगफुल तोड़ना है। जैसे टेस्ट को हम इससे छोटा तोड़ेंगे तो इससे कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। तो टेस्ट हमारा सबसे छोटा वर्ड हो गया, तो इसका क्या हो गया, स्वाद हो गया। अब डिसटेस्टफुल को हम क्या कर सकते हैं, डिसटेस्ट फुल को हम इसमें 3 में तोड़ सकते हैं, डिस अलग, टेस्ट अलग और फुल अलग। ठीक है, तो क्योंकि तीनों के ही अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका मॉर्फीम्स हो गया। ठीक है, मॉर्फीम्स में क्या हो गया, मीनिंगफुल सबसे छोटा वर्ड, और फोनीम्स क्या हो गया आपका, साउंड हो गया। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स का। उसके बाद है आपका लैंग्वेज एंड ब्रेन। ठीक है, दिमाग किस तरीके से लैंग्वेज के लिए इन्वॉल्व होता है। तो इसमें आपके 2 पार्ट्स हैं, एक है ब्रोका और एक है वर्निकी। हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर इन द सेंट्रल ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, हमारा ब्रेन है, दिमाग है, तो दिमाग का जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ध्रुव का लेफ्ट वाला हिस्सा। ठीक है, दिमाग का जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है इज द सेंटर फॉर लैंग्वेज, यहाँ मेन लैंग्वेज का काम किया होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर इज द सेंटर फॉर लैंग्वेज, ये मेन लैंग्वेज पे डील करता है, जो हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा है हमारे ब्रेन का। चाइल्ड पहले रिसेप्टिव करता है, फिर ब्रोका करता है। अगर आप अब हमारे पास 2 हैं, एक है ब्रोका, एक है वर्निकी। ठीक है, हमारे पास 2 हैं। ब्रोका को याद रख लेना बोलने से, ठीक है, वर्निकी को याद रख लेना सुनने से। तो बी से याद हो जाएगा ब्रोका को हम क्या, जब मैं इस समय जो बोल रही हूँ, ठीक है, जब मैं बोलने के लिए यूज़ कर रही हूँ उसको, ब्रेन को अपना, तो वो क्या कहलाएगा, वो ब्रोका एरिया कहलाएगा। ठीक है, और जब आप लोग जो सुन रहे हो मुझे, ठीक है, तो वो आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, आप वर्निकी एरिया यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रोका एरिया जो होता है यूज फॉर कन्वेइंग अवर थॉट्स एंड फीलिंग एंड नीड्स। जो भी हम सोच रहे हैं, थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, नीड्स हैं, उनको कन्वे करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या यूज़ करते हैं हम, ब्रोका वाला एरिया यूज़ करते हैं। दिमाग का हिस्सा है ये। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, स्पीच को प्रोडक्शन करना, स्पीच बनाना। ठीक है, मूवमेंट ऑफ टंग एंड लिप्स। ठीक है, लिप्स और टंग का मूवमेंट करना। एक्सप्रेस लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना। रिटर्न, स्पोकन और लिखी हुई भाषा में या बोली हुई भाषा में अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो बोलना हमारा क्या है, ब्रोका है। ठीक है, तो हमारा जब हम बोलते हैं तो इस समय मेरा कौन सा वाला एरिया एक्टिवेट है, वो मेरा ब्रोका वाला एरिया एक्टिवेट है। वही मेरे को शब्द बनाने में और मुझे अपनी बात समझाने में, इन सब के लिए काम कर रहा है। ठीक है, और आप लोगों का कौन सा एक्टिविटी है, आपका वर्निकी एक्टिविटी है, क्योंकि आप लोग मुझे चुपचाप से सुन रहे हो। ठीक है, तो वर्निकी क्या है, रिसेप्टिव है। रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना। ठीक है, रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना, जो आप लोग रिसीव कर रहे हो भी। ठीक है, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रहेंसिंग एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड लैंग्वेज। इसमें क्या आएगा, शब्दों को समझना आएगा, शब्दों को समझना, सुनना, समझना, अपने दिमाग में रखना, उनका मतलब निकालना, ये सब किस में आएगा, ये इसका काम कौन करेगा, वर्निकी करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रहेंसिंग एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड लैंग्वेज। ठीक है, वर्ड्स एंड लैंग्वेज को समझने का काम करता है हमारा वर्निकी। ठीक है, तो चाइल्ड पहले रिसेप्टिव फिर ब्रोका यूज़ करता है। ठीक है, चाइल्ड पहले क्या होता है, रिसेप्टिव, और फिर बाद में, पहले अगर आप देखोगे तो बेबी जो होते हैं वो सिर्फ सुनते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो सुन के सीख लेते हैं, फिर वो बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड के साथ क्या है, पहले वो रिसेप्टिव और फिर वो क्या करेंगे, ब्रोका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा लैंग्वेज एंड ब्रेन है। तो ब्रोका एरिया हम बोलने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे दिमाग का जो ब्रोका वाला हिस्सा है वो शब्दों को बोलने में का काम करता है। ठीक है, और वर्निकी जो है वो शब्दों को समझने का काम करता है। ठीक है, हमारे ब्रेन का एरिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल पीरियड। अच्छा, ये हमारा लैंग्वेज में अभी और भी है,
हाँ भाई ये भी तो है। ठीक है, तो इसमें हमारे दो चीज़ें हैं, क्रिटिकल पीरियड है हमारा। क्रिटिकल पीरियड क्या होती है, इसी को हम सेंसिटिव पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, पहले इसको क्रिटिकल बोलते थे, पर अब इसका वर्ड का मीनिंग हमने सेंसिटिव रख दिया है, क्योंकि क्रिटिकल में ये बोला जाता था कि अगर आपने एक समय पे वो चीज़ नहीं सीखी, जब आपकी उम्र हुई है, मान लो आपकी 1 साल की उम्र है और आप उस समय लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका होना था, पर आपके साथ कोई बोलने वाला ही नहीं था, तो फिर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो क्रिटिकल वाले तो ये बोलते थे, लेकिन ऐसा बोला गया है कि बाद में बोला कि ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं पाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा आप उतना अच्छा नहीं सीख पाओगे, इतनी जल्दी नहीं सीख पाओगे, तो इसलिए इसको फिर सेंसिटिव बोल दिया गया है। ठीक है, क्रिटिकल वाले तो बोलते थे बहुत हार्मफुल इफेक्ट होगा, सेंसिटिव वाले बोलते हैं कि नहीं बहुत हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं होगा, हार्मफुल इफेक्ट मतलब थोड़ा डिले हो जाएगा, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीख ही नहीं पाओगे उससे। तो पहले क्रिटिकल वर्ड यूज़ किया जाता था, अब क्रिटिकल की जगह सेंसिटिव वर्ड जो है वो यूज़ किया जाने लगा है। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड है सर्टेन एक्सपीरियंस इन पीक कंडीशन। ठीक है, हमारे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस समय जब शरीर की में एक बायोलॉजिकल रेडीनेस और मैच्योरेशन की स्थिति आती है। मतलब कि अगर 1.5 साल में मैं मुझे चलना शुरू करना है, तो मेरा शरीर उस समय चलने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो वो अगर मैं उस समय नहीं चलना सीख पाऊंगी, मान लो कोई ऐसा रीज़न है कि मेरे घर में इतना स्पेस ही नहीं है कि मैं अच्छे से चलना सीखूँ, कोई ऐसा रीज़न है तो जिसके चलते मैं चलना नहीं सीख पा रही हूँ, तो वो जो है वो डिले हो जाएगा। ठीक है, तो हर कोई क्या है, एक हर स्किल को सीखने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। ठीक है, जिसमें सर्टेन एक्सपीरियंस इन पीक कंडीशन, जिसमें आपका क्या है, सर्टेन एक्सपीरियंस इन पीक कंडीशन में एक सर्टेन एक्सपीरियंस आता है। इफेक्ट ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग ऑफ चाइल्ड, और ये क्या करता है, ये आपके बिहेवियर को इफेक्ट करता है और चाइल्ड के लर्निंग को इफेक्ट करता है। ठीक है, फेलियर है हमारा लीड टू रिड्यूस कैपेबिलिटीज़। ठीक है, समझ में आ गया इतना, इफेक्ट ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके बिहेवियर को इफेक्ट करेगा और चिल्ड्रन की लर्निंग को भी ये इफेक्ट करता है अगर हम उस समय नहीं सीख पा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये क्या है, अब अगर आप फेल हो जाओगे उस टास्क में, ठीक है, लीड टू रिड्यूस कैपेसिटी, तो इससे क्या होगा, आपकी आगे भी आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है, उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि आप सही टाइम पे आप खड़े ही नहीं हो पाए, सही टाइम पे आप चलना ही नहीं सीख पाए, आपको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो यही हम आपका क्या है, सेंसिटिव पीरियड है। ठीक है, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सर्टेन एक्सपीरियंस इन पीक कंडीशन, कोई भी सर्टेन एक्सपीरियंस आपको लैंग्वेज सीखने के लिए यही समय है। ठीक है, 2 3 4 साल तक आप सबसे अच्छी लैंग्वेज सीख सकते हो, लेकिन उस समय आपको किसी ऐसी जगह डाल दिया जहाँ कोई भाषा ही नहीं बोलता हो। ठीक है, जैसे कि आपको किसी जंगल में ले आके छोड़ दिया, तो आपका जो वो कंडीशन है, वो आप उस समय लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। तो इससे क्या होगा, ये इफेक्ट करेगा आपका बिहेवियर लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन की। ठीक है, फिर बाद में उठा के आप बच्चों को ले आओ 5 साल बाद, ठीक है, अपने इंडिया में, और उससे पहले जंगल छोड़ाओ 5 साल तक के बच्चे को। ठीक है, तो वो इतनी अच्छी लैंग्वेज बाद में नहीं सीख पाएगा जितनी वो उस समय सीख लेता। ठीक है, और फिर से क्या होगा, फेलियर लीड टू रिड्यूस कैपेबिलिटीज़, इससे उनकी जो कैपेबिलिटीज़ भी हैं वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पीक कंडीशन थी उस समय, जब उसे 2 3 साल में लैंग्वेज सीखने की वो पीक कंडीशन थी। ठीक है, वो हर चीज़ सीख लेता बच्चा उस समय, लेकिन जब आपने ले आकर उसे जंगल छोड़ दिया, तो जब आप उसे वहाँ छोड़ाए तो वहाँ उसे कौन लैंग्वेज सिखाएगा, जिसके चलते वो पीक कंडीशन वाला टाइम जो है उसका मिस आउट हो गया है। ठीक है, तो ये आपका है क्रिटिकल पीरियड और सेंसिटिव पीरियड। ठीक है, फिर है आपका चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच में क्या है, कम्युनिकेट विद स्मॉल बेबी इन डिफरेंट सिंपल वोकेबलरी, इंटोनेशंस, डिफरेंट टोन्स। ठीक है, मदर, चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा, मदर जो है अपने बेबी से एक अलग ही तरीके से कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, तो जब हम बच्चे से अलग या उल्ले मेरा नोना सोना वाला जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। ठीक, तो टेलर टू फिट द कॉग्निटिव सेंसरी एबिलिटी ऑफ द इन्फेंट। ठीक है, जो इन्फेंट है, जो हमारा बेबी है, उसके हिसाब से हम अपने वर्ड्स को क्या कर लेते हैं, लैंग्वेज को उसके हिसाब से बना लेते हैं कि वो हमें आसानी से समझ पाए, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। जब हम बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा कम्युनिकेट करने का एक अलग ही तरीका होता है। ठीक है, हम आसान वर्ड्स यूज़ करते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, बोलने की टोन और रिदम भी अलग होता है, तो वो सब किस में आएगी, आपके चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच में आती है। ठीक है, फिर स्टेप्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ही आता है एग्जाम में। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के कितने स्टेप्स हैं, तो सबसे पहला है प्री लिंग्विस्टिक स्टेप। ठीक है, प्री लिंग्विस्टिक स्टेप में क्या है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होने से पहले वाला स्टेप। ठीक है, लैंग्वेज जब हम प्रॉपर वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले, ठीक है, यहाँ वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते हैं, डिफरेंट टाइप के साउंड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टेज क्या आएगी, क्राइंग आएगी। क्राइंग आपको पता ही है, भय भय। ठीक है, फर्स्ट वर्बल आउटपुट है। सॉफ्ट क्राइंग का मतलब अटेंशन है, हार्ड क्राइंग का मतलब क्या है, पेन और हंगर है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, फिर है कूइंग। क्राइंग के बाद क्या स्टार्ट होता है, कूइंग। आप देखोगे 1 to 2 मंथ में बच्चे क्या करते हैं, कू जैसे आवाज़ें निकालते रहते हैं, ऊ
ठीक है, इस तरीके का साउंड निकालते हैं तो उसको बोलते हैं कूइंग, ठीक है। फिर उसके बाद आ मा इस तरीके का साउंड बच्चे निकालते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका बैबलिंग। बैबलिंग में क्या होता है, जब बच्चे यहाँ से फर्स्ट रियल अटैम्प्ट टू चाइल्ड टू स्पीक वर्ड्स, ये एक रियल अटैम्प्ट है जहाँ से बच्चे क्या करने लगते हैं, शब्दों को थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 to 6 मंथ में आने लगता है। कॉन्सोनेंट वर्ड्स भी आप यूज़ करते हैं बच्चे, ठीक है, वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों यूज़ करते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर वर्ड्स जैसे A E I O U ये वाले वर्ड्स भी यूज़ करने लगते हैं, बाकी क ख ग घ भी वो थोड़ा बोलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बैबलिंग भी हमारी 3 तरह की होती है, एक है मार्जिनल बैबलिंग, फिर है कोनोनिकल बैबलिंग, और है थर्ड है आपकी जार्गन बैबलिंग, ठीक है, जार्गन बैबलिंग, ठीक है। तो हमारे पास 3 है, तो मार्जिनल बैबलिंग, कोनोनिकल बैबलिंग और आपका जार्गन बैबलिंग, ठीक है। हमारे पास 3 है। इसमें से आपका पहला है मार्जिनल बैबलिंग में क्या होता है आपका 4 to 6 मंथ में, जिसमें हम क्या करते हैं, कंबाइन कॉन्सोनेंट एंड वोवन, ठीक है। बा, जैसे देखो हमने क्या किया, स्वर और व्यंजन को कंबाइन कर लिया है, बा मा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये मार्जिनल बैबलिंग है। दूसरा कोनोनिकल बैबलिंग में क्या होता है, ये हमारा 6 to 11 मंथ में होती है। इसमें ना वेराइटी ऑफ साउंड एंड साउंड कॉम्बिनेशन, अलग अलग तरह के साउंड कॉम्बिनेशन हम बना लेते हैं, बाबा मामा पापा टाटा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपका कोनोनिकल बैबलिंग है, ठीक है। और फिर जार्गन बैबलिंग में क्या होता है, जार्गन बैबलिंग में हमारा ये इसमें हमारा स्टार्ट है आपका रिवर्स वैल्यू विद द रियल एडल्ट स्पीच, ठीक है। यहाँ पे जो बेबी बोलता है ऐसा लगता है कि वो सच में बिल्कुल रियल वर्ड्स ही बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जार्गन बैबलिंग है, ठीक है। और ड्रैगन बैबलिंग हमारा 9 to 12 मंथ में स्टार्ट होती है। और यहाँ पे क्या है, आप स्टार्ट रिजेंबल बैबलिंग विद रियल एडल्ट स्पीच। इसमें जो आपकी बैबलिंग है ना, वो बिल्कुल रिजेंबल होने लगती है, यहाँ पे रिजेंबल लिखा हुआ है, ठीक है। बैबलिंग क्या है, यहाँ पे रिजेंबल होने लगती है, मतलब मिलती जुलती निकलती है। ऐसा लगता है कि कोई बड़े के शब्द निकल रहे हैं, कोई एडल्ट व्यक्ति के शब्द निकल के आ रहे हैं, वैसी सी रिजेंबल सी लगती है यहाँ पे बच्चों के जो भी वो शब्द निकालते हैं, ठीक है। स्टार्ट रिजेंबल बैबलिंग विद रियल एडल्ट स्पीच, ठीक है। रियल एडल्ट स्पीच से जो साउंड निकल रहा है वैसी सी लगने लगती है लिंग्विस्टिक फेज में, ठीक है। फिर ये हो गया आपका, तो ये तीनों हो गया। अब इसके बाद आएगा आपका यूजिंग गेस्चर एज अ कॉम्बिनेशन टूल्स, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, बेबीज जो है वो गेस्चर यूज़ करने लगते हैं कम्युनिकेशन टूल की तरह, ठीक है। क्या क्या यूज़ करते हैं, गेस्चर यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन टूल की तरह। 8 to 12 मंथ में हैंड मूवमेंट, ठीक है। लगभग 8 to 12 मंथ में बच्चे जो है अपने गेस्चर्स को बाय बाय टाटा इस तरीके से यूज़ करने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं यूजिंग गेस्चर एज अ कम्युनिकेशन टूल, ठीक है। वन वर्ड स्टेज आती है, इसको होलोफ्रेस्टिक बोलते हैं, ठीक है। होलोफ्रेस्टिक हमारा है, होलोफ्रेस्टिक है, इसको बोलते हैं वन वर्ड स्टेज। यहाँ पे फर्स्ट फ्यू वर्ड्स आ जाते हैं वन वर्ड यूज, यहाँ बच्चे जो है एक एक वर्ड बोलना सीख जाते हैं, खाना दो, ठीक है, पानी पिलाओ, ठीक है, इस तरीके का वर्ड, एक एक वर्ड जो है आसान आसान वर्ड जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। फिर है टेलीग्राफिक या 2 word स्पीच, जैसे कि ये आपका 18 to 24 मंथ्स में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंबाइन 2 words, जैसे डैडी कार, ठीक है। डैडी कार पूरा सेंटेंस तो आप नहीं बना रहे हो, क्या बना रहे हो, आपने 2 words को यूज़ कर दिया है टेलीग्राफिक में, ठीक है। और वन वर्ड स्टेज क्या है आपका, होलोफ्रेस्टिक है। फिर इसके बाद आपका कंप्लीट सेंटेंस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो आपका होलोफ्रेस्टिक सबसे पहले आएगा, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, इस तरीके से उन्होंने अरेंज करने के लिए दिया था। तो सबसे पहले होलोफ्रेस्टिक होगा, यानी कि जो आपका एक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। फिर टेलीग्राफिक हो गया, जो बेबी 2 word यूज़ करने लगता है। फिर धीरे धीरे सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। अर्ली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना शुरू करता है। उसके बाद लिंग्विस्टिक इंट्यूशंस आने लगते हैं, मतलब कि लैंग्वेज के अंदर इमोशंस भी आने लगेंगे, और बहुत सी चीज़ें जो हमारी लैंग्वेज में बड़े लोग करते हैं वही उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस है। तो एग्जाम में क्या आता है, क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग, उसके बाद वन वर्ड सेंटेंसेस, होलोफ्रेस्टिक, और फिर आपका टेलीग्राफिक, और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इस तरीके से अरेंज करने के लिए एग्जाम में आ जाता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ लैंग्वेज एरर्स पाए जाते हैं, ये भी आए भी थे एग्जाम में, ठीक है। लैंग्वेज एरर्स में क्या है, हमारा सबसे पहला लैंग्वेज एरर है आपका अंडर एक्सटेंशन। अंडर एक्सटेंशन का मतलब होता है कि आपने रिस्ट्रिक्ट मीनिंग टू वर्ड, मतलब कि आप अपना अंडर एक्सटेंशन का मतलब है कि आपने एक शब्द को किसी रिस्ट्रिक्शन में बांध दिया है, ठीक है। बच्चे ऐसा करते हैं, ये बच्चों में आता है, चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें हैं जो आकर के अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, एज के साथ साथ दिखाई दे, जैसे ईगो सेंट्रिज्म दिखाई दे रहा था ना पियाजे की थ्योरी में, अपने आप ही वो बाद में ख़त्म हो जा रहा था, तो वैसा ही ये है, ठीक है। तो ये
क्या है आपका अंडर, सबसे पहला इसके अंदर है अंडर एक्सटेंशन, ठीक है। अंडर एक्सटेंशन में क्या है आपका रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग टू वर्ड, सिर्फ अपनी बॉल को ही बॉल मानेगा, मतलब आपने उसे एक बॉल दिखा दी, बोला कि ये बॉल है, ठीक है, उसके बाद वो सिर्फ उसी बॉल को बॉल मानेंगे, बाकी किसी भी बॉल को बॉल नहीं मानेगा। वो कहेगा नहीं बॉल तो वो है जो मेरे पास है, बाकी तुम्हारी जो है ये मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वो एक्सटेंशन अंडर एक्सटेंशन कर देते हैं वर्ड्स का, ठीक है। ओवर एक्सटेंशन क्या है, ओवर एक्सटेंशन में ब्रॉड मीनिंग ऑफ वर्ड है, जहाँ शब्द फिट नहीं होगा वहाँ भी फिट कर देगा, जैसे डॉगी फॉर ऑल 4 एनिमल्स, ठीक है, 4 lakhs एनिमल्स, ठीक है, 4 lakhs होगा यहाँ पे। तो इसमें क्या है, जैसे कि मान लो आपने एक एनिमल को दिखाया और बच्चों को बोला कि भाई ये डॉगी है, ठीक है, फिर उसके बाद वो जितने भी, चाहे वो काऊ देख रहा है, गोट देख रहा है, वो सबको डॉगी बोल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि जिसके भी 4 पैर होते हैं वो डॉगी होता है, ठीक है। तो फिर उसने काऊ देखी, बफेलो देखा, बुल देखा और गोट देखी, जो भी देखा, तो उसको क्या बोलेगा, वो हर एनिमल्स को क्या बोलने लगेगा, डॉगी ही बोलना शुरू कर देगा। तो इसको बोलते हैं ओवर एक्सटेंशन, ठीक है। ओवर एक्सटेंशन में वो फिर हर चीज़ पे अप्लाई कर देगा, वो एक सीखा हुआ शब्द गलत ही चाहे अप्लाई कर रहा हो। फिर है ओवर रेगुलाइजेशन। ओवर रेगुलाइजेशन ये प्री स्कूल एंड प्री एलिमेंट्री स्टेज में नॉर्मली देखने को मिलता है। सिंथेटिक रूल्स इन सिचुएशन वेयर एक्सेप्शनल टू द रूलर अप्लाई, ठीक है। ये जनरली हम कहाँ देखते हैं ओवर रेगुलाइजेशन, जो हमारे एक्सेप्शनल्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल पता है ना, जैसे कि आपको पता है कि चॉकलेट इज़ गुडर देन वनीला, ठीक है। अगर हम देखें चॉकलेट इज़ गुडर देन वनीला, तो ये क्या है, ये आपका गुड की थर्ड फॉर्म यहाँ क्या लगनी चाहिए थी, बेटर लगनी चाहिए थी, चॉकलेट इज बेटर देन वनीला। लेकिन क्यों? क्योंकि बेटर के केस में क्या है, गुड के केस में क्या आता है, उसकी फुल फॉर्म थर्ड फॉर्म में बेटर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इसने जो नॉर्मल केस में हर केस में वो ई आर लगा रहा था, उसने थर्ड फॉर्म में उसने इसमें भी ई आर लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से गलत सेंटेंस बना देते हैं। जहाँ एक्सेप्शनल होना होता है वो चीज़ें वो नहीं समझ पाते हैं। जहाँ कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं, जैसे कि आपको पता है ग्रामर पढ़ते हैं तो कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं, जैसे अगर आप देखो कि हर उसमें हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में ई आर और ई एस टी कुछ ऐसा करके, ई डी सेकेंड थर्ड फॉर्म में ये लगाते हैं। लेकिन इसमें हम गुड वाले में क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं, बेटर करते हैं, ठीक है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, गुड बेस्ट बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेटर देना था, लेकिन हमने क्या लगा दिया, गुडर लगा दिया। तो इस तरीके से ग्रामर में जो चीज़ें एक्सेप्शनल होती हैं, किसी किसी पे यूज़ होती हैं, वहाँ ये गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ये तीन लैंग्वेज एरर है, अंडर एक्सटेंशन, ओवर एक्सटेंशन और ओवर रेगुलाइजेशन, ठीक है। फिर आएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट की एक थ्योरी है, ये चॉम्स्की ने दी थी, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी है, ये दी थी आपने नॉम चॉम्स्की ने, सॉरी लिखा है ये नाम, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की एक थ्योरी है, इसको बोलते हैं नेटिविस्ट अप्रोच। अर्ली पीपल्स बॉर्न विद द लैंग्वेज लर्निंग टूल्स, ठीक है। हर व्यक्ति किसके साथ बॉर्न हुआ है, एक हमारे दिमाग में एक मशीन जैसी फिट है, ये मानी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज टूल फिट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। अर्ली पीपल्स बॉर्न विद द लैंग्वेज लर्निंग टूल्स, ठीक है। हर व्यक्ति क्या है, एक लैंग्वेज लर्निंग टूल्स के साथ जन्म लिया है। बालक खुद से ही सीखता है, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, ठीक है। एज साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ ब्रेन, ये फिजियोलॉजिकल पार्ट ऑफ ब्रेन, मतलब इसको क्या माना गया है कि हमारे ब्रेन का क्या है, ये एक पार्ट है, ठीक है। बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड होता है ये अपने आप ही इसके अंदर प्रोग्राम्ड है कि हम ये क्या करेगा, धीरे धीरे लैंग्वेज को सीख करके बच्चे की लैंग्वेज को बेहतर बनाएगा। और यही क्या करता है, हेल्प इन अ लैंग्वेज सिस्टम इन एज, ठीक है। एक एज में लैंग्वेज को सीखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ठीक है। और ये जो दिया था वो दिया था आपका नॉम चॉम्स्की ने, NOAM, ये लिख लो, ये आता है एग्जाम में, इसमें लिखना छूट गया है, नॉम चॉम्स्की ने दिया था ये, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, नॉम चॉम्स्की ने दिया था, ठीक है। इनकी थ्योरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी, नॉम चॉम्स्की ने दी थी, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था कि एक हमारे ब्रेन में एक ऐसा पार्ट होता है जो क्या करता है, बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड होता है, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग पड़ी हुई होती है ना, फिर हम उसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही दिमाग में भी एक प्रोग्राम है, वो क्या करता है, लैंग्वेज को सीखने में हेल्प करता है हमें, ठीक है। चाहे बच्चों को कोई कुछ भी ना सिखाए, फिर भी वो प्रोग्राम जो है बच्चों को अपना भी लैंग्वेज सीखने की तरफ क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा नेटिविस्ट अप्रोच, ठीक है। फिर इसके बाद है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। दूसरी क्या है, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच वही वाली है, रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन लर्निंग, जो हमने सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। सोशल
लर्निंग थ्योरी हमने किसकी पढ़ी थी, बेंडोरा की पढ़ी थी, ठीक है। तो इनका मानना भी यही है, सोशल लर्निंग थ्योरी जो हमने बेंडोरा की पढ़ी थी उसमें ये भी है कि आप लैंग्वेज भी किससे सीखोगे, सोसाइटी से सीखोगे, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी में बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में आप बिहेवियर सीखते हो, लैंग्वेज सीखते हो, तो किससे सीखोगे आप, इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से। रोल ऑफ इन्वायरमेंट एंड लर्निंग, ठीक है। इन्वायरमेंट का एक रोल होता है किसमें, लर्निंग में। आप किससे सीखोगे लैंग्वेज, बिहेवियर से सीखोगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट था। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इसमें, एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज पढ़े। लैंग्वेज का काम क्या है, कम्युनिकेट करना। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप समझ रहे हो, फिर एग्जाम में लिख के आओगे तो क्या है, लैंग्वेज का एक काम है, ठीक है। फोनोलॉजी हो गया, मॉर्फीम्स हो गया, सिंटैक्स हो गया, सिमेंटिक्स हो गया, प्रैग्मेटिक्स हो गया। इसमें से आता है एग्जाम में, प्रैग्मेटिक्स को तो आप प्रैक्टिस से याद कर लेना है, पी से प्रैग्मेटिक्स, पी से प्रैक्टिस। सिमेंटिक्स को आप जो मेन सेंटेंस में जो वर्ड है उससे याद कर लेना, ठीक है। सिंटैक्स आपका क्या हो गया, सेंटेंस, पूरा सेंटेंस का जो ग्रामर एस्पेक्ट है उसे याद कर लेना। मॉर्फोलॉजी हो गया आपका, मॉर्फोलॉजी हो गया आपके जो मॉर्फीम्स वर्ड है, छोटे छोटे आपके जो मीनिंगफुल वर्ड है वो हो गया। फोनोलॉजी हो गया आपका, जो आपके साउंड्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। 2 यूनिट इसमें ये हो गई। फिर ब्रोका और वर्निकी हो गया। ब्रोका हो गया जो बोलने का काम करता है, वर्निकी जो सुनने का काम करता है, समझने का काम करता है, ठीक है। फिर हमने क्रिटिकल पीरियड पढ़ा और चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच पढ़ी। उसके बाद हमने स्टेप्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट में स्टेप्स देखे, जिसमें प्री लिंग्विस्टिक स्टेप्स है, क्राइंग, कूइंग और बैबलिंग। बैबलिंग के अंदर आपकी 3 थी, मार्जिनल बैबलिंग, कोनिकल बैबलिंग और आपका जार्गन बैबलिंग। जार्गन बैबलिंग में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, उन्होंने पूछा था कि वो कौन सी बैबलिंग है जिसमें आपको बिल्कुल एज अ एडल्ट स्पीच आप प्रोड्यूस करने लगते हो, छोटे बच्चे, ठीक है। तो वो जार्गन था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था लैंग्वेज एरर, जिसमें हमने अंडर एक्सटेंशन, ओवर एक्सटेंशन और ओवर रेगुलराइजेशन पढ़ा। इसके बाद है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट की दोनों थ्योरी हमने देखी, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सोशलाइजेशन। सोशल डेवलपमेंट में आपका क्या है, सोशलाइजेशन में ये आपका आएगा जो आपकी सोसाइटी में कोई भी सोसाइटी में जो भी चीज़ हम सोसाइटी से सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या आएगा, हमारा सोशल डेवलपमेंट में आएगा। हम किसका मिरर होता है, हम अपनी फैमिली का मिरर होता है। मतलब अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं वहाँ लोग देख के पहचान सकते हैं कि कैसी फैमिली से आई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं उस सोसाइटी में रह के आई हूँ, मैं उस सोशलाइजेशन से आई हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सोशलाइजेशन है। इसमें जेंडर सोशलाइजेशन बाय सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। अगर हमारा देखा जाए तो जेंडर सोशलाइजेशन हमें बहुत देखने को मिलता है। जेंडर मतलब लड़का और लड़की, ठीक है। सेक्स जिसे हम बोल सकते हैं मोटा मोटा, ठीक है। तो वैसे जेंडर और सेक्स में अंतर होता है, लेकिन जेंडर हमारा सोशलाइजेशन क्या है, जो हमारी सोसाइटी में मेल और फीमेल के बीच में अंतर है वो क्या कहलाएगा, आपका जेंडर सोशलाइजेशन बोलाएगा, ठीक है। इसको मस्कुलाइन और फेमाइन दो हमारे पास है। मस्कुलाइन मतलब जो मेल है, ठीक है। जैसे कि खाना कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगी, वो बनाएगी फीमेल। तो क्यों, क्योंकि वो फेमाइन रोल है, ठीक है। और जो अर्निंग मेंबर कौन होगा, वो मेल होगा। क्यों, क्योंकि वो मस्कुलाइन रोल है, ठीक है। तो सोसाइटी रूल बताती है कि मेल को क्या करना है और फीमेल को क्या करना है। तो ये क्या है, आपका जेंडर सोशलाइजेशन है, ठीक है। इसमें आपके नॉर्म्स हैं, लॉज है। नॉर्म्स में क्या आएगा, आपका नॉर्म्स में आएगा जो सोसाइटी है, लर्निंग एंड एब्जॉर्व एंड रिफ्लेक्ट इन बिहेवियर, ठीक है। नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स हमारी सोसाइटी बनाती है, ठीक है। नॉर्म्स हमेशा सोसाइटी बनाएगी। ये रूल, ये हमारा कानून नहीं होता जो है, आपके नॉर्म जो है वो सोसाइटी बनाती है। लर्न एंड एब्जॉर्व रिफ्लेक्टेड इन बिहेवियर, हम सोसाइटी को देखते हैं, उसमें रहते हैं, सीखते हैं और हमारे बिहेवियर में दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉर्म्स है। नॉर्म्स वो होते हैं जो कानूनन नहीं होते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी ने जो नियम सिखाए हैं। जैसे कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से बात नहीं करेंगी, जबकि कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। तो लड़कियां जो है लड़कों से दूर रहेंगी। तो जनरली होता है क्लासेज में एक लाइन में लड़के बैठे होते हैं, एक लाइन में लड़कियां बैठी होती है, जबकि ऐसा कहीं कानून में नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से उनको अलग अलग बैठाया जाता है, ठीक है। और लॉज में क्या है, लॉज में है बाय जुडिशरी, ठीक है। लॉज वो होते हैं जो हमारे कानून में बनाए हैं, ठीक है। कानून में जैसे बोला है कि दहेज नहीं लेना है, डॉरी लेना कानूनन जुर्म है, तो वो क्या है, वो आपका कानून है, ठीक है। समझ में आ गया। तो कानून और लॉज में ये अंतर, कानून और जो लॉज हैं और जो नॉर्म्स हैं उनमें ये अंतर पाया जाता है। अब सोशलाइजेशन में हमारे पास 3 तरह के वो हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटीसिपेटरी और आपका रीसोशलाइजेशन, ठीक है। तो प्राइमरी में क्या है आपका, प्राइमरी में आपका है डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम बर्थ, फैमिली एंड स्कूल, ठीक है। प्राइमरी सोशलाइजेशन वो वाला होता है, जैसे हमने वाली थ्योरी पढ़ी थी ब्रोनफेन ब्रेनर की थ्योरी, जिसमें क्या था, चाइल्ड के सबसे पहले क्या था, माइक्रो सिस्टम था। तो जो माइक्रो सिस्टम है वो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन है, ठीक है। माइक्रो सिस्टम में क्या था, जो भी बेबी के साथ, बच्चे के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन शेयर करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम बर्थ, जिसके साथ
साथ हमारा जन्म से ही एक कनेक्शन होता है, जैसे कि हमारी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, स्कूल हो गए, इन सब से हमारा क्या होता है, शुरू से ही हमारा कनेक्शन पाया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है, लेटर फेज ऑफ लाइफ, वर्क प्लेस, रिलीजन, ठीक है, ये सब हमारा इनडायरेक्ट कनेक्शन है, जो हमारा तुरंत हमें तो इन्फ्लुएंस नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं बहुत सी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करने लगती हैं, ठीक है, तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा। एंटिसिपेटरी है, किसी सिचुएशन के लिए पहले से ही सोचा गया बिहेवियर। एंटिसिपेटरी का मतलब क्या है, आप पहले से ही सोच लो कि आज मेरी डांट पड़ेगी तो मैं ये कहूँगा, ठीक है, तो वो क्या है, एंटिसिपेटरी। आपको पता है कि मैं किसी परिस्थिति में फंस गई तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, ठीक है, सामने भूत आ गया तो मैं डरूंगी नहीं, तो वो क्या है, वो आपका एंटिसिपेटरी, आपने पहले से सोच रखा है कि अगर ये सिचुएशन हुई तो मैं ये करूँगा, ठीक है। रीसोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन में क्या है, सोसाइटी रिप्लेस नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर विद न्यू लर्निंग, ठीक है, तो ये क्या है, रीसोशलाइजेशन का मतलब होता है री मतलब दोबारा से किसी व्यक्ति को क्या करोगे आप, रीसोशलाइजेशन करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या है, सोसाइटी रिप्लेस नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर विद न्यू लर्निंग, ठीक है। इसमें क्या है, रीसोशलाइजेशन में मान लो किसी के साथ कोई क्राइम हो गया, किसी ने कोई क्राइम कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उसे लेके जाएंगे, जेल में रखेंगे, उसे सुधारेंगे, फिर वापस सोसाइटी में भेजेंगे। तो सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी रिप्लेस नेगेटिव एस्पेक्ट को रिप्लेस करके ऑफ बिहेवियर, फिर हम दोबारा से उसे सोसाइटी का मेंबर बनाते हैं, जैसे कि हमारे प्रिजन्स हो गए, जहाँ हम लोगों को कैद करते हैं, ठीक है। कैद करने का काम ही यह है कि इसलिए कैद किया जाता है ताकि उनको क्या है, वहाँ जाकर के तमीज़ सिखाया जाए, उन्होंने गलतियाँ की हैं उन गलतियों को सही सिखाया जाए और फिर वो गलतियाँ दोबारा से ना करें, ठीक है, तो ये सब सोशलाइजेशन है। अब हमारे पास दो तरह के वर्ड्स हैं, एक है सेक्स और एक है जेंडर, ठीक है। सेक्स हो गया और हमारा जेंडर हो गया। तो सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है, सेक्स तो वो होता है जो बायोलॉजिकली होता है, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सेक्स क्या है आपका, चेंज नहीं हो सकता है। अगर कोई लड़का है तो कोई लड़की है तो वो लड़का ही रहेगा, कोई लड़की है तो वो लड़की रहेगा। आजकल ऑपरेशन के थ्रू ये होने लग गया है कि उनको चेंज किया जाता है, पर ये पहले जब नए मॉडर्न का कॉन्सेप्ट है तो उसको हम नहीं लेके चलेंगे। तो इसमें क्या है, आपका सेक्स में होता है जब आपने जन्म लिया है, तो आपने किस सेक्स के साथ जन्म लिया, आप लड़का हो या फिर लड़की हो। आप फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। उसके चलते उनकी बॉडी जैसी रहेगी, वो किस में कहलाएगा, मेल जो है वो लड़का कहलाए, जो जिसमें मेल कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो लड़का कहलाएगा, जिसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो लड़की कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा सेक्स, और उसमें ये जो है बायोलॉजिकली आइडेंटिफाई, जैसे कि बेबी प्रोड्यूस करने का काम क्या है, लड़कियों का ही है, तो फीमेल का ही रहेगा वो, ठीक है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी चेंज, सेक्स को चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है जेंडर। जेंडर क्या है, जेंडर है आपका, ये है आपका फीमेलनेस और मस्कुलाइन, ठीक है, फेमाइन और आपका मेलनेस, ठीक है। तो ये क्या है आपका, फीमेलनेस हो गया आपका फेमाइन नेचर, ठीक है। तो इसमें क्या है, जेंडर का मतलब होता है कि बायोलॉजिकली तो हम जो हैं सो हैं, लेकिन सोसाइटी ने हमें बता रखा है कि खाना बनाने का काम किसका है, लड़कियों का है, ठीक है। मार्केट जाने का काम किसका है, मेल्स का है। तो ये क्या है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। तो जेंडर रोल जो है, जो सोसाइटी हमारे लिए डिसाइड करती है, उसको हम बोलते हैं जेंडर। जेंडर को हम चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पहले सोसाइटी में क्या बोला था, लड़कियों के बाल जो हैं वो लंबे होने चाहिए, अब लड़कियां कटाने लग गई हैं, ठीक है, कट करने लग गई हैं। अब जरूरी नहीं है कि किचन में खाना फीमेल ही पकाए, मेल भी पका लेता है, तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, ठीक है। और जेंडर को हम क्या कर सकते हैं, चेंज किया जा सकता है जेंडर हमारा, ठीक है। जेंडर को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको सर पता है ये आप क्यों बता रहे हो, ठीक है, जेंडर को हम चेंज कर सकते हैं, तो क्यों, क्योंकि आप खाना जो है वो मेल भी पका सकते हैं, फीमेल भी पका सकती है, कोई भी पका सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जेंडर है। तो जेंडर और सेक्स में अंतर समझ में आ गया। तो सोशल आइडेंटिटी कैन बी चेंज, इसको बदला जा सकता है जेंडर को, जबकि सेक्स को हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटल नॉट इंडिविजुअल, ये हमारी सोसाइटी हमें बताती है, जबकि ऐसा कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि खाना पकाने का काम महिलाओं का ही होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ये माना जाता है, देश में क्या, दुनिया में ही माना जाता है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। जेंडर में जो जेंडर सोसाइटी बोलेगी कि लड़कों को ये करना है, लड़की को ये करना है, और जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं वो हमारा जेंडर है। जो बायोलॉजिकली है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारा सेक्स है, ठीक है। सोशलाइजेशन क्या है, मोल्डिंग एंड शेपिंग द इंडिविजुअल एज अ पैसिव रिसिपिएंट, ठीक है। तो ये क्या है आपका, सोशलाइजेशन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को
ठीक है, किसी भी व्यक्ति को आप क्या करते हो, मोल्ड करते हो, शेप करते हो, ठीक है, एज अ पैसिव, ठीक है, एज अ पैसिव रिसिपेंट, कि वो क्या है, पैसिव है, उसका अपना कुछ नहीं है, जो उसके मम्मी पापा सिखा देंगे बच्चों के। हमारे देश में ये होता है कि बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ थोड़ी ना आता है, लेकिन उसे कौन सिखाता है, उसके पेरेंट्स सिखाते हैं, उसके मम्मी पापा, सोसाइटी। उसकी मम्मी सिखाएगी कि नहीं तुम लड़की, तुम गर्ल हो, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम बॉय हो, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम बॉय हो तो रोगे नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपका सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन में यही होता है कि आपको क्या है, आपको इंडिविजुअली, हर किसी इंडिविजुअल को हम मोल्ड कर देते हैं, शेप कर देते हैं अपनी सोसाइटी के हिसाब से, ठीक है, जो हम चाहते हैं उसे वो सिखा देते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन बोलते हैं। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन के एजेंट क्या क्या है, एक तो फैमिली हो गई, ठीक है, परिवार है हमारा, ठीक है, प्राइमरी एजेंट है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। फिर स्कूल है, स्कूल में 7 आर्ट्स सिखाए जाते हैं, जैसे रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, अरिथमेटिक हो गया, 3 आर है, ठीक है। फिर इसके बाद रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्रिएशन और रिफ्लेक्टिवनेस, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है कि रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, दोस्त बनाते हैं स्कूल में आके आप, ठीक है, बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सिखाई जाती है, किस तरीके से आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। रिक्रिएशन सिखाया था, मनोरंजन दिया जाता है आपको। रिफ्लेक्टिवनेस सिखाया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी से क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, क्या बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या करता है स्कूल, क्या करता है स्कूल, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट हमारा कौन करता है, स्कूल करता है, ठीक है। तो आपको पता ही है स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड है आपका पीयर एंड सोशलाइजेशन, ठीक है। पीयर एंड सोशलाइजेशन क्या है, जो आपके दोस्त हैं वो आपके साथ मिल करके आप बहुत सारी चीज़ें जो घर में नहीं सीख पाते वो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ रह कर सीखते हो। मीडिया एंड सोशलाइजेशन में क्या है, मीडिया एंड सोशलाइजेशन में आप टीवी, मास मीडिया, इन सबसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, ठीक है। आपको बताइए आजकल सबसे ज़्यादा हम किससे सीखते हैं, टीवी और मास मीडिया वगैरह से हम ये सब चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके एजेंट्स हैं जो हमें सोसाइटी के नियम, सोसाइटी के रेगुलेशन वगैरह सिखाते हैं। तो हमारे दोस्त सिखा सकते हैं, टीवी, मीडिया, ये सब सिखा सकते हैं, हमारा स्कूल, फैमिली, ये सब सिखाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, अब इसी के अंदर ना हमारे पेरेंटिंग के 4 टाइप्स हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है पर इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, पता नहीं क्यों आता है, और 2 लाइन का टॉपिक है ये, ठीक है। टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग में है, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग में अगर आप देखोगे, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग में एक तो सबसे पहली पेरेंटिंग का टाइप्स का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स कैसे हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगी कि भाई पढ़ाई के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत सी चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट है, पर कुछ चीज़ों के लिए फ्लेक्सिबल भी हैं, ठीक है। तो कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं। तो वो क्या है, वो किस तरीके के पेरेंट्स हैं आपसे पूछा जाएगा। कुछ आपने देखा होगा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनसे बोलो कि भाई अपनी बेटियों को पढ़ा लोगे तो हम नहीं पढ़ाने के, वही कहेंगे। उनसे बोला जाए कि आप उनकी बच्चे बोलेंगे कि पापा हमें ना बाहर मार्केट तक जाना है, तो उनको इतनी परमिशन नहीं होगी कि वो मार्केट चले जाएं। तो वो किस तरीके के पेरेंट्स हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास अलग अलग तरीके के पेरेंट्स हमने डिस्क्राइब किया। सबसे पहला है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, ठीक है। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स वो होते हैं जो इन्हें पनिशिंग पेरेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। पनिशिंग पेरेंट्स भी बोलते हैं, आपने देखा होगा वाले पेरेंट्स जो आपको वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या कौन सी कब तक पढ़ना है, किस डिग्री तक पढ़ना है, क्या खाना है, कब उठना है, कब सोना है, क्या दिन में लंच में बनेगा, क्या आप डिनर में बनेगा, आपको घर के कितने काम करने हैं। ये वो कौन है, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं। यही डिसाइड करते हैं आपको क्या करना है, ठीक है। तो हम, और अगर आप उनके नहीं करोगे, मान लो आप घर पेरेंट्स से मना कर दिया है कि आपको कहीं नहीं जाना है, घर पे ही रहोगे, ठीक है, और आप कहीं मार्केट घूमने चले गए, तो जब घर आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट भी मिलेगी, मार पिटाई भी हो आपके साथ होगी, ठीक है। तो वो क्या बोला, तो कहलाते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंट्स कहलाते हैं, जो पहले ज़माने के चले आ रहे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल आपकी सुनते ही नहीं है, बस अपनी गाते हैं, अपनी, उनको हर तरीके से आप पे कंट्रोल करना होता है। वो ये कहते हैं कि मैंने ये बोला है तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो ये भी नहीं बताएंगे कि अगर मैं ये कह रहा हूँ तो तुम्हारी किस भलाई के लिए कह रहा हूँ। वो ये कहेगा नहीं, कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है आगे तो तुम नहीं करोगी, ठीक है। तो वो क्या है, वो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं, ठीक है। फिर दूसरा है अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, ठीक है। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स और डेमोक्रेटिव पेरेंट्स होते हैं, इनको डेमोक्रेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिर है अथॉरिटेटिव और डेमोक्रेटिव पेरेंट्स। ये वो पेरेंट्स होते हैं कि मान लो मैंने घर में बोला कि भाई मुझे आज मार्केट जाना है, तो बोलेंगे कि ठीक है चले जाओ, पर शाम को 7 बजे से पहले पहले आ जाना, ठीक है। मतलब परमिशन भी है और कंट्रोल भी है, ठीक है। या फिर मैंने बोला कि वो ये मुझे मैंने ये बोला कि भाई मुझे ना आगे डॉक्टरी में करियर बनाना है, तो ये मुझे बताएंगे कि हाँ आप ऐसा ऐसा कर लो, इससे आपको अच्छी डॉक्टरी में आप बेहतर जाओगे, या इसके अलावा और भी ऑप्शन है, उसमें से भी कुछ तुम सोच सकते हो। मतलब ये आपको वो तो देते हैं, सजेशन तो देते हैं, पर डिसीजन आपका ही रहेगा, ठीक है। बच्चे का ही डिसीजन रहता है, ये सिर्फ सजेस्ट करते हैं और बच्चों को पूरी फ्रीडम देते हैं ताकि वो डिसीजन ले दे। लेकिन बच्चा अगर ज़्यादा नहीं पढ़ाई करोगे तो पनिशमेंट भी मिल सकती है। भाई पनिशमेंट कभी भी मार पिटाई की फॉर्म में नहीं होगी, आपकी पॉकेट मनी काट ली,
ठीक है, इस तरीके की पनिशमेंट होगी जिससे आपको कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको सबक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये अथॉरिटेटिव पेरेंट्स है जो आजकल के हुए हैं। ठीक है, वो ये बोलते हैं कि पढ़ाई करो तो तुम जो कहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, लोग बहुत अच्छे वाले पे सबसे अच्छे पेरेंट्स कौन से होते हैं, अथॉरिटेटिव भी होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कहाँ कंट्रोल करना है और कहाँ इनको फ्रीडम देनी है अपने पेरेंट्स को। आजकल देखोगे आप तो माँ बाप पढ़ाई के मामले में बहुत फ्री होते जा रहे हैं। आप स्कूल के बहाने कितने भी बेवकूफ़ बना के उन्हें कहीं भी घूमते रहो, वो नहीं कहेंगे आपको। लेकिन अगर आप ये बोलोगे हम मार्केट जाना है तो मना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो, ये अथॉरिटेटिव पेरेंट्स वाले जो हैं ये आजकल तो सब मिक्सअप चल रहा है। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट हो और किसी चीज़ में आप क्या हो, फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, तो ये क्या है, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स है। फिर आपका है परमिसिव पेरेंट्स। ठीक है, परमिसिव पेरेंट्स क्या होते हैं, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स वो होंगे जो क्या करेंगे, मिलजुल के हम बात करते हैं, एक समस्या का समाधान हम मिलजुल के निकालते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। ठीक है, सबसे बड़ी बात है बच्चे के साथ डिस्कशन होगा, उसके करियर के बारे में, डिसीजन बच्चे का ही रहेगा। ठीक है, अगर बच्चे ने कुछ गलती की तो उसको पनिशमेंट के रूप में पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन पनिशमेंट एक ऐसे फॉर्म में होगी कि जिसमें मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे पॉकेट मनी काट लेना, ग्राउंडेड कर देना कि 3 दिन तक तुम स्कूल के अलावा कहीं नहीं जाओगे, सीधे घर आओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अथॉरिटेटिव पेरेंट्स के में है। ठीक है, परमिसिव है, परमिसिव में क्या है, वार्म, ये परमिसिव भी अच्छी होती है, वार्म पेरेंटिंग है, लव तो है लेकिन अपनी अपनी एक सेपरेट लाइफ होती है। सब मदर जो है वो, ये जनरली आपको बहुत अमीर घरों में मिलेगा या बिल्कुल गरीब घरों में मिलेगा। ठीक है, और ये आपको मिडिल क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये या तो परमिसिव वाले जो है या तो बहुत हाई क्लास में मिलेगा या बिल्कुल लोअर क्लास में मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है, सबकी अपनी अपनी सेपरेट लाइफ है। हायर क्लास में मदर किट्टी वगैरह में बिजी रहती है तो बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाती। लोअर क्लास में मदर जो है जो आपका लेबर है इन सब कामों में बिजी रहती हैं तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाती हैं। तो इसमें ये देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वार्म तो है, प्यार करते हैं अपने बच्चों को, एक्सेप्टेड भी है, बच्चों को खूब प्यार भी करते हैं, लेकिन अपनी सेपरेट लाइफ रहते हैं, बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते बिल्कुल भी। ठीक है, इससे क्या होगा ना, बच्चे बिगड़ जाएंगे। ठीक है, सेंसिटिविटी भी होती है, बच्चों को खूब प्यार भी करते हैं, बट लैक ऑफ टाइम एंड बॉन्डिंग फॉर्मेशन, लेकिन समय की कमी होती है क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। दूसरा बॉन्ड जो है वो भी अच्छे से नहीं बन पाता है, क्योंकि बच्चे कौन पालता है, आया ही पाल दिया तो आया के साथ बन जाएगा बॉन्ड। ठीक है, मदर को इतना टाइम नहीं होता। और बच्चे की भी अपने, जब वो थोड़े बड़े होने लगते हैं, बच्चे 10 12 13 साल के, तो उनकी भी एक अपनी सोशल लाइफ बन जाती है, वो भी पेरेंट्स से थोड़ा हटके हो जाते हैं। प्यार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो अगर आप ये देखो, ये बच्चे गलती भी करेंगे तो पेरेंट्स उनको डांटेंगे नहीं। ठीक है, इनको खूब मनी मिलेगा, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये परमिसिव पेरेंटिंग में ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। फिर है अनइन्वॉल्व वो हैं जो अपने बच्चों से चिढ़ते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, कोई प्यार नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ये डिप्रेसिव पेरेंट्स हैं। ठीक है, डिप्रेसिव पेरेंट्स हैं जो खुद ही डिप्रेस है अपनी लाइफ में, उन्हें अपने बच्चों से क्या है, एक तरीके से चिढ़ है, मारते पीटते भी हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, इन्हें अपने बच्चों से चिढ़ है, इनको भाड़ में जाने वाले बच्चे हैं इनके। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, हमें मत डिस्टर्ब करो। ठीक है, ये वो वाले बच्चे हैं अनइन्वॉल्व वाले। ठीक है, ये प्यार भी नहीं करते अपने बच्चों को। ठीक है, तो इतने तरह के पेरेंटिंग स्टाइल हो गए। सबसे अच्छी जो है वो अथॉरिटेटिव है, सबसे बुरी जो है वो अथॉरिटेरियन है। ठीक है, परमिसिव सोसो है, पर परमिसिव में एक्चुअली दिक्कत यह है कि बच्चों को सही और गलत बताने के लिए कोई होता ही नहीं है। जैसे आजकल आप देखो, अभी कल ही एक केस मैंने देखा था, कुछ टीनेजर बच्चे थे, वो अपने स्कूल बंक करके कार लेकर के चले गए और उन्होंने एक माँ बेटी को एक्सीडेंट कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स जो है, मुझे लगता है कोई सही और गलत बताने वाला उन्हें होगा ही नहीं, इसीलिए उन बच्चों ने ऐसी हरकत की। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका परमिसिव का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, फिर है कल्चरल है। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें सोसाइटी में जो दो चीज़ें हैं वो कल्चरल में हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि आप देखोगे, आपको देखना है किसी भी सोसाइटी में कौन सा कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ के मटेरियल के थ्रू दिखाई सकती है और नॉन मटेरियल के थ्रू दिखाई दे सकती है। ठीक है, मटेरियल चीज़ें क्या है, कल्चर को कौन दिखाता है, मटेरियल चीज़ें जैसे कि एम्ब्रॉयडरी। आप राजस्थान में जाओ, राजस्थान में आपको राजस्थानी एम्ब्रॉयडरी देखते ही समझ में आ जाएगा कि हम राजस्थान में पहुंच गए। इतने कलरफुल कपड़े आपको दिखने लगेंगे, एम्ब्रॉयडरी दिखाने लगेगी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पहुंच गए, राजस्थान में पहुंच गए। कल्चरल में आप देखोगे नॉन मटेरियल, तो इसमें वैल्यूज़ वगैरह, बोलने का तरीका, वैल्यूज़, ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। जैसे कि लखनऊ में जाओ, वहाँ के लोगों को बोलने का तरीका बड़ा अलग ही तरीके का है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपका नॉन मटेरियल हो गया। ठीक है, तो मटेरियल और नॉन मटेरियल में अंतर है। फिर है ईगोसेंट्रिक, इसमें ना कुछ चीज़ें और भी है, कल्चर से रिलेटेड ही कुछ टर्म्स हैं, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये पूरा आपका सोशलाइजेशन था, किस तरीके से आपका सोशल डेवलपमेंट होता है। और ये हमने सोशल डेवलपमेंट पहले ब्रेनफ्रेंड ब्रेनर की थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है कि बच्चा जो है वो सबसे पहले अपनी फैमिली के पास बढ़ता है, फिर वो सोसाइटी से सीखना शुरू करता है, फिर उससे थोड़ा और बड़ा होता है, तो ये सब वही आपका सोशल डेवलपमेंट है।
ठीक है। फिर इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमारे सोशलाइजेशन से रिलेटेड है, जैसे कि सबसे पहला टर्म है इथो एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, एथनोसेंट्रिज्म में हमारा क्या होता है, एथनोसेंट्रिज्म हमारा किसको कहते हैं, जज अदर कल्चर सेल्फ कल्चर सुपीरियर, भी आया था एग्जाम में। ठीक है, एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है एथनो, इसको तोड़ोगे तो कैसे निकल के आएगा, एथनो मतलब कि मेरा कल्चर, सेंट्रिज्म मतलब मैं सिर्फ अपने कल्चर के बारे में ही अच्छा सोच रही हूँ और दूसरों के कल्चर को क्या करती हूँ, जज करती हूँ, जैसा आजकल आप देख ही रहे हो। ठीक है, अपना अपना सब गाते रहते हैं और दूसरे की बुराई करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एथनोसेंट्रिक है वो सब। ठीक है, तो सिर्फ अपने ही कल्चर की कल्चर बेहतर है, सेल्फ कल्चर सुपीरियर है, मेरा कल्चर तो सुपीरियर है, जज अदर कल्चर, दूसरे के कल्चर के मजाक बनाते रहो। ठीक है, तो वो कौन होते हैं, वो एथनोसेंट्रिज्म होते हैं। ठीक है, आपको आजकल खूब देखने को मिलता होगा। फिर है एनकल्चरेशन, सेकंड टर्म है एनकल्चरेशन। एनकल्चरेशन में क्या है, लर्निंग फ्रॉम कल्चर, जहाँ बॉर्न हुए हम उसको अडॉप्ट करना, एनकलकेट करना है। एनकल्चरेशन मतलब एनकलकेट करना, मतलब जिस भी कल्चर में, जिस भी सोसाइटी में आपने जन्म लिया है, उस सोसाइटी को जब आप सीखते हो, उसके कल्चर को आप सीखते हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एनकल्चरेशन बोलता है, इसे एनकलकेट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो एनकल्चरेशन हमारा क्या है, जब हम क्या करते हैं, अपने जहाँ हमने जन्म लिया है तो अपने कल्चर को सीख रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कैसे सीखेंगे, हम ये देखेंगे ना, रोज़ मेरी मम्मी पूजा करती हैं, ठीक है, मेरे पापा ये करते हैं, तो वो क्या है, आप खुद भी सीख जाओगे ये चीज़ें देखते देखते। ठीक है, फिर है ए कल्चरेशन में क्या होता है, कुछ चीज़ें दूसरों के कल्चर से अडॉप्ट करना, जैसे कि मान लो आजकल आपको पता ही है कि जो गर्ल्स एजुकेशन है देखा जाए तो वो विदेश से अडॉप्टेड है। हमारे देश में महिलाओं को इतना नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पढ़ाने लग गए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि विदेश में पढ़ाने लग गए, लेकिन 100% हम विदेशी नहीं बने हैं अभी। ठीक है, थोड़े थोड़े हमने कुछ चीज़ें ले ली हैं, कुछ जो अच्छी चीज़ें थी वो ले ली, बाकी चीज़ें नहीं ली, तो उसे क्या बोलेंगे, ए कल्चरेशन बोलेंगे। जो दूसरे के कल्चर में अच्छा है वो हम ले लेते हैं और हर चीज़ नहीं लेते। असिमिलेशन में हम क्या है, असिमिलेशन में पूरा का पूरा कल्चर ही हम अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अपना खुद का कल्चर हम क्या कर देते हैं, खो देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल अंग्रेज ही बन गए हैं, उनकी कोई भी चीज़ उनके अपने कल्चर जैसी तो अब है ही नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला एथनोसेंट्रिज्म में अपने कल्चर को बेहतर मानना, दूसरे के कल्चर को बुरा मानना। ठीक है, एनकल्चरेशन है अपना खुद का कल्चर जिसमें जन्म लिया उसको सीखना। ए कल्चरेशन है, ए कल्चरेशन में कुछ चीज़ें जो आपके दूसरे के कल्चर में आपको ठीक लगती है वो आपने अडॉप्ट कर ली हैं। एसिमिलेशन में आपने सब कुछ उनका अडॉप्ट कर लिया है और आपके पास अब अपने कल्चर का कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, आपका खुद का कल्चर गायब हो गया है। तो ये आपके कुछ टर्म्स हैं। अब इसमें कुछ वैल्यू और नॉर्म्स हैं। वैल्यू और नॉर्म्स क्या होता है, हम किससे सीखते हैं, सोसाइटी से हम वैल्यू और नॉर्म्स सीखते हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं एक तरह से। तो फिर इसमें क्या है, वैल्यू में क्या है, रिस्पेक्ट अदर। ठीक है, वैल्यू क्या है, आपका अम्ब्रेला फॉर्म है। अगर मैं बोलूँ कि इसकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी है, मतलब कि इसके अंदर इसको बहुत सारी अच्छी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या है आपकी, एक अम्ब्रेला फॉर्म है, से रिस्पेक्ट अदर। नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स है ऑफरिंग द अदर्स टचिंग देयर फीट। ठीक है, हम आप क्या करोगे, और किस, जैसे कि आपकी जो वैल्यू थी उसमें तो बता दिया गया है कि आपको लोगों की क्या करनी है, बड़ों की इज्जत करनी है। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन कैसे करनी है वो नहीं बताया। तो उसके लिए अलग अलग टर्म्स है कि आप क्या कर सकते हो, अगर कोई बड़ा है तो आप अपनी सीट छोड़ के उसको दे दो सीट बैठने के लिए। ठीक है, उनके पैर छुओ। तो ये सोसाइटी टू सोसाइटी नॉर्म जो है चेंज हो सकते हैं नॉर्म्स। ठीक है, हो सकता है किसी सोसाइटी में कुछ माना जा रहा हो, किसी सोसाइटी में कुछ माना जा रहा हो। ठीक है, और जो वैल्यू है, वैल्यू सबकी लगभग सेम ही रहेंगी, सभी अपने से बड़ों का क्या करेंगे, आदर करेंगे हर कल्चर में। ठीक है, नॉर्म्स चेंज रहेंगे, उसका स्वरूप चेंज हो जाएगा। कोई पैर छू के अपना आदर दिखा रहा है, कोई आपको नमस्ते करके अपना आदर दिखा रहा है, तो इस तरीके से आप उसको अपना आदर दिखाओगे। ठीक है, नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स आपके हैं फोल्ड वे, ट्रेडिशनल वे थिंकिंग बट नॉट स्ट्रिक्ट एनफोर्स। ठीक है, फोल्ड वे के नॉर्म्स में एक तो हमारा फोल्ड वेज होता है, इसमें ट्रेडिशनल वे थिंकिंग है, मतलब पुराने ज़माने की सोच है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स हम नहीं करते हैं। ठीक है, बट नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स, जबरदस्ती नहीं कहते कि आपको ये फॉलो करना है फोल्ड वे में। ठीक है, मोर्स में क्या है, सोशल ग्रुप्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है मोर्स, और लॉज क्या है, हमारा लेजिस्लेशन है। ठीक है, नॉर्म्स में ये सब चीज़ आती हैं। ठीक है, एक तो फोल्ड वेज हो गए, मोर्स हो गए और लॉज आ गए। लॉज तो वही है जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन की 18 ईयर से पहले आपको गाड़ी नहीं चलानी है, तो वो किस में आएगा, लॉज आएगा। ठीक है, फिर है इसी के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें और भी हैं, जिसमें है जेंडर प्लानिंग, जेंडर बजटिंग और जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ठीक है, जेंडर प्लानिंग आपका सोशलाइजेशन में किस तरीके से आप जेंडर को प्लान करोगे। ठीक है, डिक्रीज जेंडर प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जो आपके सोसाइटी में मेल और फीमेल, लड़का और लड़की में जो
डिस्क्रिमिनेशन है, जो पक्षपात है उसको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, जेंडर प्लानिंग में आपका क्या है, डिक्रीज जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, जो हमारे देश में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है मेल और फीमेल चाइल्ड में, उसको कम करना है। सेम पे फॉर मेल एंड फीमेल, जो लड़का और लड़की है, मेल और फीमेल है, जैसे लेबर क्लास में आप देखोगे तो महिलाओं को कम पे मिलती है, और जैसे अगर कहीं कोई मजदूरी का काम कर रहा है तो मजदूरी में जहाँ महिलाएं मजदूरी कर रही है तो उनको कम मिलेगी, और पुरुष अगर मजदूरी कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा मिलेगी। तो इसको घटाना। ठीक है, इम्प्रूव कंडीशन जो है हमारा, क्रिएट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। तो जेंडर प्लानिंग में यही है कि आपको दोनों मेल और फीमेल को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना है, मेल और फीमेल को इक्वल करने के लिए आपको जो भी प्लानिंग और लॉज एंड रेगुलेशन प्रोग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, जेंडर बजटिंग मतलब जो ही जेंडर प्लानिंग करने के लिए जो पैसा खर्च होगा, ठीक है, उसके लिए फंड कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। फंड फॉर डिक्रीज जेंडर इनइक्वालिटी, जो हमारे जेंडर का असमानता है उसको घटाने के लिए हमें फंड देना है। ठीक है, फंड कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप फॉर वुमेन। ठीक है, एजुकेशन के लिए वुमेन्स को स्कॉलरशिप वगैरह जो मिलती हैं। ठीक है, तो पैसा कहीं से तो आता है, वो किसके थ्रू आएगा, जेंडर बजटिंग के थ्रू हमारी गवर्नमेंट हमें देती है। ठीक है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, GPI है, इसमें हम लिटरेसी रेट देखते हैं, रेशियो ऑफ मेल और फीमेल का। ठीक है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स में क्या देखेंगे हम, लिटरेसी रेशियो देखेंगे हम मेल और फीमेल का, कि लड़का और लड़कियों में ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है, कितने लड़कों में कितनी लड़कियां जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, तो ये आज जो हमने पढ़ा ये हमारा सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, और आपका आज हमने सोशल और ये पढ़ लिया है लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि ये अभी लास्ट पेपर में आया था। पेरेंटिंग तो हर साल आता है, इस साल के पेपर में भी आया है शायद। ठीक है, और ये एथनोसेंट्रिक, एनकल्चरेशन ये भी आता रहता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल को हम फिर नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।